श्रीकांत वर्मा की कहानी जनाजा। तर्जुमा अगरसेन नारंग। कोठरी में सिर्फ एक चारपाई की जगह थी। बाहर निकलकर सिपाही ने सड़क पर जमा कुछ लोगों से पूछा, इसका कोई वारिस है? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपने आप से कहा, आखिर इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। हिंदू थी या मुसलमान? एक कम उम्र लड़के ने अपनी साइकिल की नशिस्त पर बैठते हुए कहा, रंडी थी। मालूम है, सिपाही ने उसे डपटते हुए कहा। सिपाही जी, सेवा समिति वालों को दे दो। सिपाही की तरफ बीड़ी का बंडल बढ़ाते हुए एक और आदमी ने कहा, लाश कल से पड़ी है, कुछ मालूम है? ज्यादा देर करोगे तो सड़ जाएगी कांस्टेबल साहब, कुछ इसका इंतजाम जल्दी करो। बीड़ी का धुआं अपनी नाक से निकालते हुए सिपाही ने कहा, आखिर मालूम तो हो इसका वारिस कौन है? कोई रिश्तेदार, भाई, भतीजा है या नहीं? पहले तो रपट दर्ज कराना होगी, नहीं तो सारी कोतवाली में बम पड़ जाएगा। हरामजादे मुझ पर ही इल्जाम धरेंगे। उसने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ लोग उसके करीब ही चुपचाप खड़े थे और कुछ उससे दूर खड़े चेमगोइयां कर रहे थे। आसपास कुछ छोटे छोटे मकान, कोठरियां और झोपड़ियां थीं। सड़क पक्की नहीं थी, लेकिन उस पर बजरी बिछी हुई थी, इसलिए सड़क रंगीन दिखाई देती थी। सारा दिन हवा में इस बजरी की धूल उड़ती थी और बस्ती मजीद सूनी हो जाती थी। इमरती इस क़िमाश की आखिरी औरत थी जो पिछले 2-3 साल से वहां रह रही थी। बस्ती के लोगों की रोक टोक और उनके कई बार झगड़ा करने के बावजूद वो वहां से निकली न थी, और फिर उन्होंने उसकी मौजूदगी को गवारा कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि वो इमरती से लोहा नहीं ले सकते। वो हत्तुल वसा इमरती को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन जब इमरती बन संवर कर पान की दुकान पर जा खड़ी होती थी तो वो फिर चंद लम्हों के लिए ही सही उनकी गुफ्तगू का मौजू बन ही जाती थी। इमरती को अपने वक्त का एहसास था। सुबह से लेकर आधी रात तक फिल्मी रिकॉर्ड बजाने वाले दी सिंधु हिंदू होटल में भी शाम के वक्त जब वो अपने लिए गोश्त का शोरबा लेने जाती थी, तब भी वो अपना वक्त ज़ाय नहीं करती थी। अपने तजर्बे से उसने जान लिया था कि वहाँ बैठने वाले मुफ्त खोरे होते हैं, और मुफ्त खोरों से इमरती को अजली चिढ़ थी। उसने एक छोकरे को पैसा देकर रंगीन चौक से अपनी दीवार पर लिखवा रखा था, उधार मोहब्बत की कैंची है। इमरती बाई दुनिया से अलग रंडी है। उसके जाने के बाद पनवाड़ी कहा करता था, वो ज़्यादा बात ही नहीं करती। इमरती के पास गाहक भी थोड़े जाते थे, और आखिरी दिनों में तो कोई इक्का दुक्का ही उसके पास जाता था। इसके पास जाएगा भी कौन? पनवाड़ी कहता, ना वो गाती है ना कूले मटकाती है। आदमी खाली जिस्म थोड़े ही चाहता है, वक्त वक्त की बात है। अगर कोई पनवाड़ी को ये कहकर टोकता कि लोग इमरती बाई के पास नाच गाना सुनने के लिए नहीं बल्कि उसके जिस्म के लिए जाते हैं, तो वो जवाब देता, मगर जिस्म में भी तो लोच चाहिए, इसके पास वो अदा नहीं। इमरती बाई खालिस रंडी है। उस वक्त भी वो दुकान पर पान लगाते हुए अपनी बातें दोहरा रहा था और कह रहा था, मैं जानता था कि यही हाल होगा। मैंने कहा भी था, इमरती बाई इलाज करा लो, अब भी बच जाओगी। मगर कमबख्त जिंदगी भर सारी दुनिया को बीमारी बांटती फिरी, अब मरी है तो कोई उठाने वाला भी नहीं। मगर कुछ भी कहो, इमरती बाई खालिस रंडी थी, मुझे उसकी सब बातें मालूम है। फिर पनवाड़ी ने वहीं बैठे बैठे पान पर कत्था लगाते हुए आवाज़ दी, हवालदार जी, मुर्दा जल्दी उठवा लो, बीमारी से मरा है। हवालदार उस वक्त कांच के गिलास में भरी गर्म गर्म चाय फूंक फूंक कर पी रहा था। पनवाड़ी की बात सुनकर वो उसकी जाने मुड़ा, कुछ कहना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त उसे म्यूनसिपैलिटी की गंदगी धोने वाली गाड़ी गली में दाखिल होती हुई दिखाई दी। उसने एक ही घूंट में चाय हलक में उंडेल ली और खाली ग्लास होटल के लड़के को थमाते हुए मैला गाड़ी की तरफ लपका और बोला, क्या नाम है बे तेरा? गाड़ी बान ने गाड़ी से उतरते हुए जवाब दिया, बंसी लाल। कहाँ जा रहा है? ड्यूटी पर जा रहा हूँ, उसने बेरुखी से जवाब दिया। उसे सिपाहियों से खौफ नहीं था। अगर वहां एक भीड़ जमा ना होती तो वो शायद रुकता भी नहीं, गाना गाता हुआ गुजर जाता। इमरती बाई बाहर आए या ना आए, लेकिन बंसी की जब भी इधर ड्यूटी होती वो वहां से गुजरते हुए कोई ना कोई गीत जरूर छेड़ देता था। सुन बे बंसी लाल, सिपाही ने आंखें निकाल कर कहा, ड्यूटी कैंसिल कर, मरघट जाना होगा। कौन मरा है? बंसी लाल ने चाबुक नुमा डंडा गाड़ी में रखते हुए पूछा। इमरती बाई। भीड़ में से एक आवाज आई। क्या कहा? बंसी को यकीन नहीं आया और उसने फिर पूछा, क्या कहा? मुर्दा यहाँ से जल्दी उठाओ और ठिकाने लगाओ, समझे? मैं चलता हूँ कोतवाली, रपट देनी होगी। सिपाही ने उसका कंधा थपथपाया,
फिर अपनी जेब में से एक बोसीदा सी नोटबुक निकाली और उस पर पेंसिल से कुछ लिखता हुआ चल दिया। बंसी ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और जरा देखूं कहता हुआ वो कोठरी की तरफ चल दिया। वहां जमा लोगों में से अभी तक किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। बंसी आगे बढ़ा तो कुछ लोग उसके साथ हो लिए। लाश चारपाई पर पड़ी थी, उसे अभी तक किसी ने चादर से भी नहीं ढांपा था। बंसी उस कोठरी में पहली बार आया था और अंदर दाखिल होते हुए उसे हल्की सी हिचकिचाहट भी हुई थी। इमरती बाई को उसने बहुत बार देखा था और तहैया कर रखा था कि वो एक न एक दिन उसके पास जरूर जाएगा। उस इमरती के पास जिसका गोरा गुलाबी जिस्म बहुत चल चुकने के बावजूद भी कसा हुआ लगता था। लेकिन वो इमरती बाई के पास कभी ना जा सका। उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए और उसे इल्म था कि इमरती बाई के पास बेशक गाहक कम आए, लेकिन उसका रेट ऊंचा ही रहेगा और वो उससे नीचे नहीं उतरेगी, और अगर उतरी तो वो उसे पसंद क्यों करने लगी। बंसी अपने रंग रूप से वाकिफ था। उसे इल्म था कि वो बदसूरत है, उसका कद छोटा है, इसीलिए वो दूसरों के रहम और मजाक का मजमून बन जाता है। ऐसे मजाक का निशाना बनने पर वो अपना गुस्सा पी जाता और अपनी राह लेता था। नौकरी बजाने के बाद शाम को वो सफ़ेद कुर्ता और महीन धोती पहनकर सिनेमा घर तक टहलने निकल जाता था और अपनी बांसुरी पर फिल्मी धुनें बजाकर छोटे छोटे बच्चों को अपने गिर्द जमा कर लेता था। बांसुरी के जरिए उसकी एक अलग महफिल बन गई थी। इमरती का चेहरा बड़ा बदवज़ा हो गया था और उसके होंठ कुछ खुले हुए थे। उसकी छाती पर से धोती खिसक गई थी और उसकी रान भी बहुत हद तक बिरहना हो रही थी। इमरती की लाश को इस हाल में देखकर बंसी को कदरे अफसोस हुआ। अब देर करना मुनासिब नहीं, ये सोचते हुए बंसी आगे बढ़ा और उसने धोती से इमरती की लाश को ढक दिया। चारपाई बाहर निकालने की जरूरत नहीं, उसने अपने आप से कहा, और फिर वो पाँव की तरफ से लाश उठाते हुए वहां खड़े लोगों से बोला, जरा मदद कीजिए। एक शख्स ने गर्दन की तरफ से और दूसरे ने पीठ को सहारा दिया और इस तरह लाश बाहर निकाली गई। जरा रुकिए, बंसी ने कहा, जरा गाड़ी धो लूं। मुर्दे ढोने का उसे तजर्बा था, मगर यह पहला मौका था कि उसे एहसास हुआ कि लाश को इस तरह गंदी गाड़ी में नहीं ले जाया जा सकता। भैंसे की पीठ पर डंडा मारते हुए वो गाड़ी को बम्बे के पास ले गया, नल को खोला और बड़ी संजीदगी से अपनी गाड़ी धोने में लग गया। उसने अपनी ओक में पानी भर भर कर गाड़ी के अंदर और बाहर उछाला और फिर एक मैले कपड़े से गाड़ी को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर वो उचक कर भैंसे की पीठ पर जा बैठा। उसने एक मुसर्रत भरी नज़र अपनी धुली गाड़ी पर डाली। जरा और धो लूं, ये कहता हुआ वो भैंसे की पीठ पर से उतरा और दोबारा गाड़ी धोने में मुनहमिक हो गया। लाश के इर्द गिर्द 10-20 आदमी जमा हो गए थे। बंसी अपनी गाड़ी को तेजी से हाँकता हुआ वहां ले आया। जरा हटिए, जरा जगह दीजिए। वो गाड़ी पर से उतरा तो कदरे हाँप रहा था। उसने अपनी सांस को हमवार करके लोगों से कहा, जरा मदद कीजिए, लाश को सहारा दीजिए। कुछ लोग आगे बढ़े और लाश फिर पहले की तरह उठा ली गई। बंसी ने कहा, जरा संभाल के। बंसी गाड़ी पर सवार हो गया था और लाश रखने के लिए जगह बना रहा था, मगर वहां जगह इस कदर कम थी कि लाश को लिटाया नहीं जा सकता था। बंसी को कुछ परेशानी हुई और कुछ म्यूनिसिपैलिटी पर गुस्सा आया। वो बड़बड़ाया, इतनी छोटी गाड़ी में तो किसी बच्चे की लाश भी नहीं जा सकती। उसने 2 आदमियों की मदद से लाश को गाड़ी में आधा लिटा दिया, अपने कंधे पर से साफा उतारा और उसका एक तकिया सा बनाकर लाश के सर के नीचे रख दिया। ये सब करने के बाद वो कदरे मुतमईन हो गया। गाड़ी पर खड़े होकर उसने वहां खड़े लोगों पर एक उचटती सी नज़र डाली और खुद को उनसे कदरे बुलंद महसूस किया। इससे पेशतर कि उनमें से कोई उससे कुछ कहता, उसने अपनी गाड़ी हाँक दी और खुद इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ छट रही थी। एक आदमी इमरती बाई की कोठरी के दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। बंसी ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और फिर वो ऐन मोड़ पर आकर रुक गया। नीचे उतरा और फिर ये देखने के लिए कि लाश ठीक से है या नहीं, उसने लाश पर एक नज़र डाली। लाश उसी नीम दराज हालत में थी, अलबत्ता गाड़ी के हिचकौलों और हवा के झोंकों से धोती खिसक गई थी और सारा जिस्म तकरीबन बिरहना हो गया था। एक लम्हे के लिए बंसी की नज़रें उस पर मरकूज हो गईं। फिर उसे एक अजीब सी शर्म महसूस हुई और उसने फौरन आगे बढ़कर बिरहना लाश को धोती से ढांप दिया। फिर वो एक पनवाड़ी की दुकान की तरफ चल दिया। उसकी जेब में 7 रुपए थे जो उसने अपनी तनख्वाह में से बचा कर रखे थे। इन रुपयों से उसने जो अशिया खरीदना थी उनकी फहरिस्त गुज़श्ता कई दिनों से उसके जहन में थी। रुपए उसने अपनी जेब से निकालकर पनवाड़ी से कहा, इनकी रेजगारी दे दीजिए। पनवाड़ी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, इतनी रेजगारी नहीं है,
लेकिन बंसी ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, जरा जल्दी करें, वक्त हो रहा है। पनवाड़ी ने कपड़े की एक थैली में से ढेर सी रेजगारी निकाली और गिन कर उसके हवाले कर दी। रेजगारी की थैली हाथ में आते ही उसका हौसला बुलंद हो गया और वो एक फलांग लगाकर गाड़ी पर जा बैठा। गाड़ी हाँकते हुए उसने देखा पनवाड़ी और उसके साथ 2-3 आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। पनवाड़ी कत्थे से लिथड़ी हुई डंडी हिला हिलाकर उसे भद्दे इशारे कर रहा था। उसने दिल ही दिल में पनवाड़ी और उसके साथियों को गाली दी और एक डंडा कस कर भैंसे की पीठ पर रसीद किया। मोहल्ले से बाहर निकलकर उसने एक तमानियत सी महसूस की। धूप तेज थी और इतनी मशक्कत करने के बाद उसे पसीना आ रहा था। पटरियों पर लोग आ जा रहे थे और दुकानें लगभग खुल चुकी थीं। उसने एक बार फिर पीछे देखा कि लाश किस हालत में है। बाकी तो सब ठीक था, सिर्फ तकिया जरा नीचे खिसक गया था। गाड़ी रोक कर वो नीचे उतरा और उसने तकिया फिर ठीक से टिका दिया। इस अमल के दौरान जब लाश जरा सी हिली तो वो अचानक लरज उठा। उसने इमरती बाई की लाश को यूं छुआ जैसे इमरती बाई जिंदा हो, और इस ख्याल से खून उसकी रगों में तेजी से गर्दिश करने लगा। वो फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर इमरती बाई के जिस्म पर कोई बढ़िया सी साड़ी होती तो कितना अच्छा होता। उसने कई बार इमरती बाई को नित नई रंगीन साड़ी में मलबूस अपनी कोठरी के दरवाजे में खड़ी देखा था। रानी रूपमती बंसी को हर बार यही महसूस होता था कि इमरती बाई उसी के इंतजार में खड़ी है। उसकी गली में दाखिल होते ही बंसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और उसके दरवाजे के सामने से गुजरते हुए तो ये धड़कन और भी तेज हो जाती थी, और एक शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो इमरती से नज़र नहीं मिला पाता था और शर्म से गर्दन झुकाए अपनी राह चला जाता था। दूर निकल आने पर वो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता था और इमरती बाई उसे वहीं खड़ी दिखाई देती थी। रानी रूपमती बंसी ने अपने जहन में इमरती बाई के वहां खड़ी होने और खुद अपने वहां से गुजरने में एक नाता सा जोड़ लिया था। एक ना एक दिन मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। उसने अपनी गोद में रखी हुई रेजगारी की थैली टटोली, उस पर प्यार से हाथ फेरा, उसमें से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और इधर उधर देखकर उन्हें ऊपर की तरफ उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे सड़क पर बरसते हुए सिक्कों की झंझनाहट से दुकानों पर बैठे और पटरियों पर चलते हुए लोग चौंक उठे। छोटे छोटे लड़कों और भिखारियों का एक हुजूम उसकी तरफ लपका। बंसी ने गाड़ी रोक दी और हुजूम को सिक्कों पर टूटते और झपटते हुए देखता रहा। सिक्कों की तलाश में जब हुजूम ने सड़क पर झाड़ू सी लगा दी तो उसने एक बार फिर थैली में से सिक्के निकाल कर हवा में उछाल दिए। उसने भर्राई आवाज में एक नारा लगाया, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। सिक्कों पर झपटते हुए हुजूम ने बड़े मेकान की अंदाज में दोहराया। बंसी ने मौज में आकर गाड़ी हाँक दी। भैंसे की पीठ पर बेतहाशा डंडे बरसाकर उसने अपनी गाड़ी को भगाया। पैसे लूटने वालों का हुजूम भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अगले मोड़ पर बंसी ने भागती हुई गाड़ी को यकलख्त रोक दिया और चिल्लाया, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अब तक गाड़ी के आगे और पीछे एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे बंसी हाँक रहा था। कुछ लोगों ने गाड़ी को थाम लिया था और गाड़ी अचानक एक अर्थी में तब्दील हो गई थी। गाड़ी के साथ साथ चलते हुए एक भिखारी ने राम नाम के शोर में बंसी से फुसफुसाते हुए कहा, सेठ जी बाजा कर लो। एक बातनी कर्ब से बंसी की आंखें गालिबन बंद थीं। भिखारी ने अपनी तजवीज़ दोहराते हुए कहा, ले आऊं सेठ जी, ले आओ। और बंसी ने एक मुट्ठी सिक्के इस बार सड़क के बाएं तरफ फेंके और हुजूम पानी के एक तेज धारे की तरह उसकी तरफ मुड़ा और सिक्कों पर टूट पड़ा। इस दौरान एक और भिखारी ढेर सारे फूल और चंद हार ले आया था। गाड़ी रुकी, बंसी उतरा और उसने वो सारे फूल और हार लाश पर फैला दिए। कौन था? बंसी ने सुना। पटरी पर खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। इमरती बाई। लाश पर फूल बिखेरते हुए बंसी का हाथ फरते मुसर्रत से कांप उठा। इमरती बाई कौन? रंडी थी। बंसी ने उस शख्स पर एक कहर आलूद निगाह डाली। मशहूर रंडी। अब बंसी ने फखरिया अंदाज से लोगों की तरफ देखा। बाजा आ गया था। बजवाऊं सेठ जी? बजवाओ। बंसी उचक कर फिर अपनी गाड़ी पर जा बैठा और उधर बाजा बजने लगा। बाजे के सबब भीड़ में मजीद इजाफा हो गया था। बंसी ने थैली में से सिक्के निकाल निकाल कर सड़क पर छिड़काव शुरू कर दिया। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अब इतने बड़े हुजूम को अपने काबू में कैसे रखे, ये बंसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। एक बार उसका जी चाहा कि वो उस जनाजे का रुख मोड़कर हाँकता हुआ ले जाए और इमरती बाई के ऐन दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे।
اسے اپنے دل میں ایک گدگدی سی محسوس ہوئی، جسے چھپاتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کریا کرم جلدی نپٹانا ہوگا۔ سب کچھ نپٹ جانے اور ختم ہو جانے کے خیال سے اسے اپنے دل میں ایک کسک سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ مکانوں کی چھتوں پر کھڑی عورتیں جنازے کی بھیڑ اور باجے کی طرف کم اور کچھ اس کی طرف زیادہ ہی دیکھ رہی ہیں۔ اس نے بے باکی سے ان پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ باجے کے شور میں اسے ایک دو لفظ سنائی دیے، ارے کچھ نہیں، بنسی مہتر ہے۔ مہتر کا لفظ سنتے ہی اس کا جی کھٹا ہو گیا اور اس نے چھتوں پر اور دروازوں پر کھڑی عورتوں اور بچوں کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ وہ خود کو مہتر کہلوانا کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے نسبتاً صاف ستھرا رہتا تھا اور اس نے اپنی ذات کے تمام نوجوانوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی انہیں مہتر کہہ کر پکارے تو وہ میلہ صاف کرنا بند کر دیں۔ اب اپنے لیے مہتر کا لفظ سن کر اسے بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بھکاری سے جھلا کر کہا، باجا زور زور سے بجاؤ۔ تھیلی ٹٹولنے پر اسے علم ہوا کہ اب اس میں تھوڑے سے ہی سکے رہ گئے اور اس نے سوچا کہ اب خرچ بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا۔ اس نے مزید سکے اچھالنا بند کر دیا اور وہ اپنی گاڑی میں لگی لوہے کی پٹری پر کھڑا ہو گیا۔ رام نام ست ہے، رام نام ست ہے۔ شہر کے باہر ایک ندی بہتی تھی جس کے دوسرے کنارے پر مرگھٹ تھا۔ ندی پر ایک پل تھا جو دور سے ہی نظر آ جاتا تھا۔ اس نے کچھ سکے اپنی مٹھی میں بھر کر اپنی پوری قوت سے کچھ اس طرح اچھالے کہ وہ دور دور تک بکھر گئے۔ سکوں کی اچھال سے ہجوم کی نظریں چندھیا گئیں اور وہ ان سکوں کو چننے کے لیے سکوں کی طرح ہی بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر بنسی کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب گاڑی پل تک پہنچ گئی تو اس نے گاڑی روک دی۔ بھکاری کو تھیلی سمیت پیسے دیتے ہوئے اس نے کہا، باجا واپس لے جاؤ۔ باجا بند ہو گیا۔ چھوکروں اور بھکاریوں کی بھیڑ چھٹ گئی۔ اب وہاں صرف 3-4 راہگیر کھڑے تھے۔ بنسی نے سنا ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں ہلی ہے۔ کیا ہلی ہے؟ بنسی نے ان کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ لاش۔ کیا سچ مچ ہلی ہے؟ مردوں کے زندہ ہو جانے کی کئی کہانیاں بنسی نے سن رکھی تھیں۔ اس نے تو یہاں تک سن رکھا تھا کہ کئی بار چتا پر سے بھی مردے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ نہ معلوم مردے زندہ کیوں کر ہو جاتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو ڈاکٹر تک تسلیم کرتے ہیں اور اسی لیے ہدایت کرتے ہیں کہ لاش سپرد آتش یا سپرد خاک کرنے سے پہلے ڈاکٹری معائنہ کرا لینا چاہیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور لاش پر جھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ لاش اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا ہاتھ خوشی اور بے یقینی کے عالم میں کانپنے لگا۔ اس نے دھوتی کے اندر سے لاش کا ہاتھ کھینچ کر باہر نکالا اور اپنی انگلیوں سے اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ دھڑک تو رہا ہے، زور زور سے۔ پھر وہ اپنا ہاتھ لاش کی ناک تک لے گیا اور یہ یقین ہو جانے پر کہ سانس نہیں چل رہی ہے اور بدن بالکل ٹھنڈا ہے، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر دھڑک کیا رہا ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے سینے پر چلا گیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کا اپنا دل تھا جو کسی اختلاج قلب کے مریض کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی اس نے پھر ہانک دی تھی۔ پل پر سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا۔ دونوں طرف پانی کی بے کنار وسعت تھی اور کنارے پر ریت کے ذرے تھے جن پر دھوپ چمک رہی تھی۔ ہجوم سے فراغت پانے کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اب آس پاس کہیں کوئی نہ تھا، صرف اس کی گاڑی کا ایک پہیا آواز کر رہا تھا۔ پل پار کرنے کے بعد اس نے گاڑی ڈھلوان پر ڈال دی اور مرگھٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے خود کو ایک ہو کے عالم میں پایا۔ مرگھٹ کے ایک کونے میں مردہ جل رہا تھا جس کی بدبو اس کے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ اس نے گاڑی بڑی احتیاط سے مرگھٹ کے چوکیدار کی کوٹری کے عین سامنے لے جا کر کھڑی کر دی۔ کون ہے؟ چوکیدار نے اپنا رجسٹر کھولتے ہوئے پوچھا۔ جلانا ہے؟ دفنانا ہے۔ نام؟ امرتی بائی۔ عمر؟ 32 سال۔ پتی کا نام؟ چوکیدار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا جھجکا، ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے، پھر بولا، بنسی لال والمیکی، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر دستخط کر دیے۔ چوکیدار کی کوٹری سے باہر آ کر اس نے بڑی احتیاط سے لاش کو گاڑی پر سے اتارا اور دھوتی سے لاش کو احترام سے ڈھانپ دیا، پھاوڑا اٹھایا اور گڑھا کھودنے میں منہمک ہو گیا۔